सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए यशपाल की कहानी नमक हलाल। इस कहानी को हमने संभार लिया है आधार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यशपाल की कहानियों की पुस्तक से। तो सुनिए ये कहानी नमक हलाल। गलियारे, खेतों की मेड़, पनघट, गांव की गली, जहां कहीं भी भदई निकल जाता, बिने से रसीली आंखें और मुस्कुराहट से पाए लागन राम जुहार और जयराम जी बिखेरता जाता। गांव के छोटे छोटे रेंगते बच्चों से लेकर लाठी टेक चलने वाली बुढ़िया तक से भदई का शक्य था। शील से वो ऊंची जात के सभी लोगों को मालिक मालकिन पुकारता। जो इस श्रेणी में ना आते वे उसके भैया, दद्दा, जीजी थे। मथैयापुर और मथैयापुर की जिलेदारी में भदई का व्यक्तित्व दोहरा था। सबका भला चाहने वाला और हंसोड़ भदई मथैयापुर की जमींदारी कचहरी का गुड़ेत सिपाही था। उसके अपने सरल व्यक्तित्व के पीछे उसके पद का आतंक था। घास का भारी गट्ठर सिर पर उठाए बलई की पासिन को यदि भदई खेत की मेड़ पर हाँफते देख पाए तो उसका बोझा अपने सिर पर उठा गोहरन तक पहुंचा देता। उसी साज जिलेदार साहब जमींदार हुक्म दे दे तो भदई रूखी आंखों से पासिन के सिर में धौल जमा सचमुच उसका झोंटा पकड़ उसे खेत में ला खड़ी कर दे। उस समय पासिन के बिलखते बच्चों की चीख पुकार भी भदई के कान में नहीं पड़ सकती थी। भदई का बाप चेतू भी अपनी जवानी में रियासत का गुड़ेत रहा था। 2 रुपये माहवार तनख्वाह और सरकार से 4 बीघा की मुआफी थी। सरकार ही उसके सर्वे सर्वा थे। भदई का बड़ा भाई जितई खेती बाड़ी में व्यस्त था। भदई को हल बैल से काम न था। वो बाप की जगह जिलेदार के कोट में गुड़ैती करने लगा। भौजाई के ताने सुन घर छोड़कर वो कोट की चौपाल में ही रहने लगा और पूरा सिपाही बन गया। राजा साहब को भदई का यौवन के कुंदन से दमकता शरीर और भक्ति के अनुराग से भीजी आंखें कुछ ऐसी रुच गई कि उन्होंने उसे जिलेदार के थाने से महल की कचहरी में बुला लिया। गर्व से माथा ऊंचा किए, कंधे पर लाठी धरे, वो शरीर रक्षक के रूप में राजा साहब की अर्दली में बना रहता। कचहरी से उसकी तनख्वाह 3 रुपये माहवार बंध गई। पट्टा बदलाई या वसूली पर 4-6 आने पट्टे पीछे मिलता रहता। रियासत से इतनी तनख्वाह कभी किसी प्यादे को ना मिली, परंतु भदई जैसा सिपाही भी रियासत में कभी क्या हुआ होगा। उसके लिए भाई, बाप, धर्म, ईमान सब सरकार का हुक्म था। राजा साहब की शक्ति का अस्तित्व मथैयापुर के हलके में भदई के छहरे कसरती बदन और तांबे के तार से गांठ गांठ बंधी लाठी के रूप में ही था। यूं भदई हलके भर का गुलाम था, परंतु गुड़ैत के रूप में रियासत की सरकार की शक्ति का आतंक। विवाह भदई का 12 बरस की आयु में ही हो गया था। जवानी के ड्योढ़ी के 22 बरस पूरे होते होते उसकी छबीली बारी 1.5 बरस की कल्लू को छोड़कर आंखें मूंद गई। बप्पा और भौजाई के 1000 ताने सुनकर भी भदई कल्लू को भौजाई के आंचल में सहेजने के लिए तैयार ना हुआ। संसार में अपने एकमात्र अपने को, अपने कलेजे के टुकड़े को वो किसी दूसरे की दया पर कैसे छोड़ देता। कल्लू बाप के वात्सल्य और जमींदार के विशाल चौके के टुकड़े पर पलता रहा। भदई मुंह अंधेरे उठ धरती माता के चरण छू बदन में तेल लगा कसरत करता। जब से उसने रसौली रियासत के पहलवान मिर्जा को अखाड़े में धोबी पाट लगा पछाड़ दिया था, राजा साहब ने प्रसन्न हो उसे कोठी से आधा सेर भैंस का दूध बांध दिया था। गांव के ब्राह्मण ठाकुरों के पट्टे भदई के पुष्ट चिकन दमकते शरीर को ईर्ष्या से देखते। उन्हें न कसरत के लिए अवसर था न आवश्यकता। खेती के श्रम से उनके शरीर हारे और टूटे रहते। जिन्हें पेट भर भोजन कठिनता से मिल पाए, उनके भोजन पचाने के लिए कसरत का सवाल कैसा। वो ताना देते, भैया जुताई के हारे बैल सांडों के मुकाबले क्या ठहरेंगे। इस ईर्ष्या का उत्तर भदई देता, जिसका खाते हैं उसके लिए हथेली पर सिर रखे हम ही तो घूमते हैं। उसका लाल लंगोट, बंधी हुई लाठी और डंड पेलने के गुम्मे तेल से भीजे रहते।
इन्हीं का उसे शौक था। महल की जवान चाकरनियां सटी हुई मिर्जई में उसके उभरे हुए चौड़े सीने और फेटे में कसी जांघों की झलक से गुदगुदी अनुभव कर उसकी उपेक्षा से कुंठित हो तिरछी निगाह से ऊंट बिछखाकर कुछ कह जाती। भले घर की बहुओं की आंखें भी उसे देख सिरा जाती। वे प्रयोजन निष्प्रयोजन उसे किसी बहाने भैया कहकर तृप्ति अनुभव कर लेती, लेकिन भदई का ध्यान उस ओर था ही नहीं। लंगोट का सच्चा वो तृप्ति अनुभव करता था। अपने संचित सुरक्षित यौवन की शक्ति के मद में बोली ठोली और टुचकारी का उत्तर वो गाली और उपेक्षा से देता। उसे अनुराग था केवल सरकार के हुक्म से। फागुन बीत गया, परंतु होली का मद अभी भी हवा में शेष था। पृथ्वी पर बावली हवा की ठेलम ठेल से क्षुब्ध हुए भूसे और धूल के कण अधर में लटक रहे थे। क्षितिज पर फैली अमराइयों की ओट से छन कर आती सूर्य की किरणों में सब सुनहले हो रहे थे। मड़ाई और ओसाई के श्रम से चूर किसान सफलता के उत्साह में थकावट अनुभव न कर अपने श्रम का फल बटोरने में लगे थे। राजा साहब मथैयापुर कार में लखनऊ से लौट रहे थे। दुरई तक जर्नैली सड़क है और आगे 5 मील पलना और कमछा की राह कच्चे में होकर रियासत की कोठी तक जाना होता है। राजा साहब की कार कमछा के खलिहानों के पड़ोस से गुजर रही थी। ढोलक की गमक के साथ नारी कंठ का आकर्षक स्वर सुन उन्होंने गाड़ी की खिड़की के कांच से झांका। कुछ कांच पर जमी धूल और कुछ गाड़ी की रफ्तार, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दिया। इमली के पेड़ के नीचे गोल बांधकर खड़े लोगों की भीड़ में से एक गोरी गोरी सी झरहरी औरत की झलक दिखाई दी और गाड़ी निकल गई। ड्राइवर ने घूम कर कहा, हुजूर यही वो बेड़नी है, नसिया। जल्दी में राजा साहब जो कुछ देख पाए उससे उनकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कुराहट दबाकर बोले, चीज तो बुरी नहीं, इसमें क्या शक, हुजूर की परख का क्या कहना। विनय की मुस्कुराहट से झुककर मैनेजर ने समर्थन किया। आंखें सड़क की ओर कर ड्राइवर कहता गया, गरीब परवर, खादिम ने तो अर्ज किया ही था, लेकिन देखे बिना अंदाज मुश्किल था। सूरत क्या है, चेहरे का रंग जैसे सोना चंपा। सरकार तस्वीर समझिए, और गला है जैसे मस्ती में आई कोयल। गरीब परवर 20 की भी नहीं होगी, ऐसी कच्ची जैसे लखनऊ की ककड़ी की पतिया। ईमान की कसम सरकार, जैसे बहिस से परी उतर आई हो, पर शोक भी ऐसी कि बात बात में अंगूठा दिखाती है। राजा साहब की दृष्टि आकर्षित करने के लिए सीट पर कुछ आगे झुक मैनेजर साहब बोले, गरीब परवर, शहर के रंग तो हुजूर की बदौलत रोज ही देखते हैं। उन पिंजरों की मैनाओं की चीखें तो रोज ही सुनते हैं। आज ये जंगल की कुंवारी फुदकती हुई गौरैया हुजूर के कदमों में हाजिर हुई है, इसे भी देखा जाए, हर्ज क्या है। गरीब परवर, दिल लगी ही रहेगी। जिलेदार की गढ़ी के समीप से जाती हुई मोटर पल भर को थम गई। भोंपू की आवाज सुन जिलेदार जमीन तक झुक सलाम करते हुए दौड़े चले आ रहे थे। आगे बढ़ मैनेजर साहब ने उनसे बात की। जिलेदार ने सिर झुका राजा साहब के सुन सकने लायक स्वर में विश्वास दिलाया, हुजूर के गुलाम है, अन्नदाता के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। अगली सांझ कोठी पर नसिया का मुजरा हुआ। गैस की रोशनी थी। नसिया भरसक बन सवर कर आई थी। पीली बुंदकी का लाल लहंगा, गोटा टंकी काली ओढ़नी और गैस के उजाले में काली दिखाई पड़ती हरी मखमली अंगिया में आधे कटे नारियल से दबाए। नसिया के मर्द ने घुटने के नीचे दबी ढोलक पर थाप दी। नसिया आरसी पहने अंगूठे और तर्जनी से ओढ़नी उठा उठाकर ठुमकने लगी। ढोलक की गति द्रुत होने लगी और उसके साथ नसिया के चंचल पांव। वो चहकती हुई नाचने लगी। नाच में छतरी की भांति फैल गए लहंगे की छाया में टकनों पर बंधे घुंघरू और पायजेबों के ऊपर खरादे हुए पाए से सुडेल गोरी पिंडलियां थिरक रही थी। द्रुत गति से उसके घूम जाने से ओढ़नी में हवा भर सीने का उभार आता। उसकी गोरी गोरी बाहें और काली वेड़ी सफेद और काले सांपों की भांति लहरा रही थी। राजा साहब के बगल में बैठे मैनेजर उचक कर उनके कान में कुछ कह देते। राजा साहब के नेत्र कभी फैल जाते और कभी अधमुदे से रह जाते। चेहरे पर एक दबी सी मुस्कुराहट आकर विलीन हो जाती। नसिया सांस लेने को पल भर थमी। मैनेजर साहब कुछ कह पाए कि इससे पहले ही नसिया दूसरे नाच की धुन पर ठुमकने लगी। भाव बता वो गाने लगी, चिते दे हमारी ओर
कसक मिटे जे रे, हाय रे मोरे सैया, हाय रे मोरे सैया। नसिया जो कुछ गा रही थी उसमें कला का परिष्कार ना था, मंद और कोमल का उसे ज्ञान ना था। वो अंतरा और अस्थाई का भेद भी ना जानती थी। वो केवल अनावृत वासना का संकेत था। वो सीधी सादी गांव की बोली में ग्राम्य वधू की उत्तेजक कामना की बात कर रही थी, जो पुरुष को पुकारती है, उसके लिए छटपटाती है। नसिया का भाव दर्शन भी परिष्कृत संकेत मात्र नहीं, उग्र था। अपनी नम्रता के कारण वो प्रबल और अदम्य हो रहा था। समीप बैठे मैनेजर और पीठ पीछे खड़े ड्राइवर की वाहवाह में योग देने के लिए राजा साहब भी मुस्कुरा देते। एक अशर्फी मंगाकर उन्होंने नसिया को अपने हाथ से भेंट की। मुजरा समाप्त होने पर नसिया अपने मर्द और देवर के साथ चलने को हुई। मैनेजर साहब अलग अकेले में राजा साहब से बात कर रहे थे। ड्राइवर को पुकार कर उन्होंने कुछ समझाया। ड्राइवर लपक कर नसिया और उसके मर्द के पास आकर बोला, कहाँ है तुम्हारा डेरा कमछा में? अब इतनी दूर क्या जाओगे? कोस 1.5 कोस से कम क्या होगा? उजाड़ में अकेले जाओगे, यहीं पड़े रहो, चटाई चादरा मिल जाएगा। नहीं अंदाता, हुक्म हो, जाएंगे। नसिया के मर्द मनसा ने कहा, डेरे पर दूसरे लोग राह देखते होंगे। ड्राइवर ने फिर समझाया, अरे उजाड़ बियाबान है, इस हल्के के लोग बड़े सरकश और बदमाश हैं, कहीं कुछ और आफत सिर ले लो, अंटी में सोना लेकर ऐसे रात बिरात नहीं चला जाता। अपनी 2 हाथ की लाठी छू मनसा ने उत्तर दिया, अरे मालिक की दुआ से देश विदेश सब ऐसे ही फिरते हैं। ड्राइवर के बहुत समझाने से भी मनसा रात कोठी पर बिता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2-4 अशर्फी और पा जाने की आशा पर भी नहीं, बल्कि आशंका से मुंह बाए खड़े अपने भाई को धमकाकर उसने कहा, चलता है कि नहीं? मुंह क्या देख रहा है? हाथ में थमी लठिया से राह दिखा उसने नसिया को भी डांट दिया, चलती क्यों नहीं रे? कल्लू नसिया का नाच देखते देखते नींद में लुढ़क गया। भदई उसे गोद में उठा अपनी कोठरी की ओर ले गया। साकल चढ़ा सामने पुआल की चटाई पर उसने लड़के को कथरी पर उड़ा सुला दिया। दोपहर रात बीत चुकी थी। अष्टमी का चंद्रमा पश्चिम की ओर की अमराइयों पर झुक गया था। पछुआ बयार बाधा रहित मैदानों को पार कर नंगे खेतों में इटलाती, पेड़ों से मरमराहट और सूखी झाड़ियों की गूंज लिए बही चली आ रही थी। परंतु भदई चटाई पर उघाड़े बदन बैठा नींद की तैयारी में दिन की अंतिम सुरती हथेली पर मल रहा था कि होंठ में दबा कर लेट जाए। छिजती चांदनी में पीली चटाई पर उसके शरीर की कृष्ण रेखाएं पीतल की पटिया पर बने तांबे की मूर्ति सी जान पड़ रही थी। गप्पू कहार का बोल सुनाई दिया, भैया बधाई, भैया बधाई हो, मैनेजर साहब कोठी पर बुलाएन है। अप्रत्याशित बुलाहट की बात सुन भदई ने समझ पाने के लिए दृष्टि उसकी ओर उठा प्रश्न किया, ले सूरती ले। संवारी हुई सूरती की चुटकी हथेली पर गप्पू की ओर बढ़ा शेष अपने निचले होंठ में दबा ली। अपना लाल लंगोट गले में लपेट चदरा कंधे पर रख लाठी हाथ में ले भदई गप्पू के साथ कोठी की ओर चल दिया। मैनेजर साहब कोठी के पूरब की ओर फैली छांव में खड़े ड्राइवर से बात कर रहे थे। उनसे कुछ दूर कटहल की चांदनी में चमकती पत्तियों की छांव में बख्तावर और जगन देह पर चदरा लपेटे कांख में लाठी की टेक लिए खड़े थे। 4 कदम से ही भदई ने झुककर मैनेजर साहब को सलाम किया। आत्मीयता के स्वर में मैनेजर साहब ने सलाम स्वीकार किया। कहो भदई, सोवन जात रहे का? हिया आओ, देखो कितने सर्कस लोग हैं। परेशानी के भाव से उन्होंने गाली देकर कहा और समर्थन के लिए ड्राइवर को संबोधन किया, क्यों रहमत खान? अरे हुजूर, क्या अर्ज करें? ड्राइवर ने उत्तर दिया। इतना समझाया पर जैसे सरकार को कुछ गिनते ही नहीं। सरकार खुद ही तो मुंह लगाए हैं। अम्मा तुम टके टके बिकाती हो, तुम्हें मिजाज किस बात का? सरकार ने अशर्फी दिला दी सो दिमाग बिगड़ गया। कहते रात भर ठहरो यहाँ, तब सुबह पसेरी भर अनाज दिला देते। कमजात लोग ऐसे ही ठीक रहते हैं। शरीर को ढीला कर मैनेजर साहब ने फिर भदई की ओर ध्यान दिया। भैया भदई, सरकार को तुम पर बहुत भरोसा है, कितना मानते हैं? मैनेजर ने घूमकर ड्राइवर को समर्थन के लिए संकेत किया। उसने हामी भरी। और क्या? मैनेजर साहब कहते गए, लोग ऐसी सरकसी करने लगे तो रियासत 2 दिन नहीं टिक सकती। अरे हाँ, कल रियाया कहने लगे हम सरकार को कुछ गिनते ही नहीं तो ये रियाया और अमला कहाँ रह जाए? कहो। उन्होंने थोड़ी उचका भदई से पूछा।
जो हुकुम हो है हुजूर, सरकार का नमक खाते हैं। भदई ने निशंक उत्तर दिया। मैनेजर साहब एक कदम और समीप सरक आए। रहमत भी जा रहे हैं। जगन, बख्तावर और गप्पू हैं। जैसे हो गाली दे उन्होंने कहा, साली को उठा ले आओ, फिर हम देख लेंगे, समझे। माथा झुका भदई ने विश्वास दिलाया। धर्मोतार, जो हुकुम। चंद्रमा कुछ और झुक गया, परंतु अभी चांदनी थी। चारों आदमी लाठियां कंधे पर रखे ड्राइवर के साथ तेज चाल से चल दिए। चाल की तेजी से दम ना फूल जाए इसलिए धीमे होने के लिए जगन बात करने लगा। अरे ससुरन का बिछाई दे। त्योरस के साल पर जब कमछा के बीने ठाकुर की ऊख की पट्टी मथुरिया के नाम बदली गई, ठाकुर बहुत बिगड़े। बेचारे मथुरिया 200 रुपया नजराना सरकार को दियन, जिलेदार साहब का खुश कियन, 2 रुपया हमहू पायन। विनय ठाकुर 10 बरस ते पट्टी को जोतत रहे, 2 फसल और कर ले, पुश्ते नहीं हो जाए। भैया कहन लगे, खेत नहीं छोड़ेंगे, चाहे खून बह जाए। जबरन हम खेत में जा पहुंचे। जिलादार साहब हमका कहन, भैया जगन जाकर पटिया देखो। हम बिस्ना, बिंधे और गप्पू को ले गए। ठाकुर हमें गरियान लगे। हम कहन, दद्दा हमहू 2 रोटी खाए थे, अस ना बको। गाली का पुड़ते उसने कहा, बहन बिटिया गरियान लगे। दोनों हाथ ते लठ लेके हम पील पड़े। सबका बिछा के धर दिन लागे पिल्ला से चिचियाएन। उनके भैया राम बोल गए, कहन हम रियासत के गुड़ैत। हवलदार साहब हमका हथकड़ी दे के थाना में ले गए। हम कहन, अब जो होए, मालिक का नमक खावा है तो उनके हुक्म से जो होए। सरकार का प्रताप है कि तीसरे दिन घर चले आए। विनय ठाकुर का सबू जोर लगाते रहे। अब चाहे सरकार दरोगा साहब को 500 पूजे हों या 1000। अपनी जान का भारी मूल्य चुकाए जाने के अभियान में उसकी गर्दन ऊंची हो गई। जगन की बात समाप्त हुई तो ड्राइवर ने किस्सा छोड़ा। लखनऊ में सड़क पर मजे मजे जा रहे थे। साला सिपाही कहन लगा, बाएं चलो। हमने कहा, चुप बे। साला बकने लगा। गाड़ी से उतर के एक झापड़ दिया साले को। हवलदार साहब तारे गिनने लगे। वे लोग कमछा के गोए खेतों में पहुंचे तो गांव के कुत्ते भौंकने लगे। जगन ने कुत्तों को गाली दी। बख्तावर ने समझाया, बयार इधर से है, मानस गंद पाक कर कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर उत्तर पीपल के परे से होकर निकल चलो। नाच से पहले राजा साहब के लिए विलायती की बोतल खुली थी। राजा ड्राइवर को मानते थे, सो एक गिलसिया उसे भी भिजवा दी थी। चस्का लगा तो ड्राइवर ऊपर से देसी और चढ़ा गया। वो नशे के जोम में था। बोला, क्यों निकल चले उधर से? क्या दबैल है किसी के? सीधे चलो जी, देखे कौन आता है। एक हाथ से सालों को भेजा निकाल दूं। अरे मालिक, झमेले से क्या फायदा, खुशामद से भदई ने कहा। और वे लोग पीपल का चक्कर दे निकल गए। जोहड़ के समीप बेड़ियों के डेरे की सिरकियां चांद छिप जाने के पश्चात धुंधली सी दिखाई पड़ रही थी। बख्तावर के कहने से वो लोग चक्कर दे उत्तर पूरब से सिरकियों की ओर बढ़े। कुत्ते मानस गंध पा भौंके नहीं। आहट बचाने के लिए ये लोग पंजों पर बोझ दे चल रहे थे। बख्तावर ने ड्राइवर को भी जूते उतार हाथ में लेने के लिए सलाह दी। उसने गाली देकर कहा, डरते हैं क्या? सिरकियां अभी कुछ कदम दूर थी कि कुत्ता गुर्रा उठा। उस गुर्राहट के साथ ही दूसरे कुत्ते जोर से भौंकने लगे। पुकार सुनाई दी, को है भाई? सिरकियों के नीचे दिखाई दिया कि एक आदमी झपट कर लेटे से उठ बैठा है। भदई के कान में बख्तावर ने धीरे से कहा, जाग गए, झपट कर ले लो। जगन कुछ झिझका, परंतु भदई और बख्तावर को झपटते देख रुका नहीं। ड्राइवर भी जूते की उलझन से जरा पीछे पीछे रह गाली देता हुआ बढ़ चला। मनसा लाठी ले खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, ओ कित्तू उठ, चोर, अरे चोर, उठ उठ। भदई और बख्तावर ने मनसा और कित्तू को गिरा दिया होता, परंतु उसके कुत्ते आगे आकर उलझ गए। एक बड़े से काले कुत्ते ने भदई की पिंडली में दांत गड़ा दिए। बख्तावर की लाठी से कुत्ते की कमर टूट जाने पर चिल्लाने के लिए उसका मुंह खुला तो टांग छूटी। लाठियां कड़कड़ाकर बजने लगी। स्त्रियों के कंठ की आर्त चिल्लाहट भी सुनाई पड़ रही थी। नसिया और ननद भी बांस ले लड़ने को आगे बढ़ाई। वो चिल्लाती भी जाती थी, हाय रे मार डाला, हाय रे मार डाला। मनसा का बूढ़ा बाप कुल्हाड़ी ले आगे बढ़ाया। भदई उछल उछल कर पैंतरों से लाठी चला रहा था। पहले मनसा और फिर कित्तू गिर पड़े। बूढ़ा भी दोनों हाथों से सिर थाम बैठ गया। नसिया की पीठ पर एक लाठी जमा ड्राइवर ने कहा,
यही है साली, साली को पकड़ लो। भदई ने नसिया को गर्दन से पकड़ उसके हाथ से 5 छीन फेंक दिया। वो चिल्लाने लगी। ड्राइवर ने उसका आंचल उसके मुंह में ठूस दिया। भदई उसे कंधे पर उठा ले चला। वो छटपटा कर हाथ पांव चलाती भदई का सिर और गर्दन नोचती जा रही थी। भदई की पिंडली में कुत्ते के दांत लगने से लगातार खून जा रहा था, परंतु वो रुका नहीं। उसके पीछे पीछे गाली बकता, नसिया को चुप रहने के लिए धमकाता ड्राइवर चला आ रहा था। बख्तावर के कंधे पर भीतरी गहरी चोट बैठी थी। गप्पू और जगन को यूं ही मामूली सी खरोंचे लगे थे। वे बख्तावर को सहारा दिए चले जा रहे थे। रात का तीसरा पहर बीत चला था। चांद छिप चुका था। चांदनी की शीतलता का स्थान अंधकार की भयंकरता ने ले ली। कोठी के बरामदे में और भी घने अंधकार में केवल मैनेजर साहब के सुलगते सिगरेट का अंगारा दिखाई दे रहा था। भदई ने अधमरी से शिथिल कलांत नसिया मैनेजर साहब के सामने रखकर माथे का पसीना हाथ से पोंछकर फर्श पर गिरा दिया। मैनेजर साहब के पुकारने से लालटेन आई। नसिया को भीतर कमरे में पहुंचा मुंह का कपड़ा निकाल दिया गया। नाच के बाद नसिया को ना पा राजा साहब का मन असफलता के अपमान की अनुभूति से चुटिया गया था। व्यर्थता और उदासी अनुभव होने लगी। ग्लानि दूर करने के लिए थोड़ी और पीने की सलाह मैनेजर ने दी। उसी जोम में राजा साहब ने गाली देकर कहा था, पकड़ लाओ। नसिया के आने तक वे आवेश और उन्माद में सोफे से कुर्सी और कुर्सी से पलंग पर उछलते रहे। जिस समय नुची खुची मसली नसिया उनके सामने पेश की गई, आवेश का ज्वार ग्लानि के दलदल में परिणत हो चुका था। राजा साहब ने गाली देकर उससे पूछा, बड़ा मिजाज है? उस अवस्था में भी बदभास नसिया ने गाली का उत्तर गाली से दे छूने वाले का कलेजा चीर खून पी जाने की धमकी दी। राजा साहब के क्रोध की निस्तेज होती अग्नि पर पेट्रोल पड़ गया। अभी इस हरामजादी को हमारे सामने कुत्तों से बुलाओ, साले जगन को, रहमत को भी बुलाओ, अभी यहीं हमारे सामने। ऐसे मिजाज हैं? वो चिल्लाकर दांत किटकिटाने लगे। जगन और रहमान के आने पर राजा साहब ने नसिया को मजा चखाने के लिए दोनों को एक एक बोतल देशी शराब का हुक्म दिया। हाँफती हुई नसिया को दोनों बाहों से थाम वो लोग खींच ले गए। खित्तू और उसका बूढ़ा बाप रोते हुए बिस्तिया के थाने में पहुंचे। अपने आदमी को जख्मी कर उसकी औरत भगा ले जाने की दुहाई उन्होंने थानेदार साहब के आगे दी। भाग्य से सर्किल इंस्पेक्टर साहब अकस्मात निरीक्षण के लिए उसी दिन तड़के ही आ विराजमान हुए थे। हवलदार साहब ने फरियादियों को डपट कर थाने से बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया था। वे अपने यहाँ की परिस्थिति जानते थे। रियासत के लिए लिहाज था। सर्किल साहब से छुट्टी पा दरोगा साहब जो मुनासिब समझते करते। सर्किल साहब ने खबर पा फरियादियों को भीतर बुलाए जाने का हुक्म दिया। संगीन मामले में हवलदार की उपेक्षा ने उनके मन में संदेह उत्पन्न किया। मामले की तहकीकात के लिए वे दरोगा के साथ स्वयं घटना स्थल पर आए। इसके बाद भोजन और विश्राम के लिए थाने पर लौटे बिना सीधे जमींदार साहब की कोठी पर पहुंचे। जिस समय सर्किल साहब घटनास्थल पर तहकीकात कर रहे थे, हल्के में उनके अकस्मात पधार जाने का समाचार राजा साहब की कोठी पर पहुंच गया। कोठी पर नसिया का कुछ पता न चला। इस पर भी सर्किल साहब ने भदई और बख्तावर को उनकी चोटों के प्रमाण के आधार पर उनके घटना से संबंधित होने के संदेह में ले लिया। जगन और नसिया दोनों का ही कुछ पता न चला। मनसा को चोट गहरी लगी थी। वो उसी दिन संध्या तक दम तोड़ गया। सर्किल साहब के हुक्म से उसकी लाश जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के निरीक्षण के लिए भेज दी गई। आगे तहकीकात और रिपोर्ट की हिदायत कर सर्किल साहब दौरे पर चल दिए। 2 महीने तक नसिया की खोज होती रही। अदालत ने पुलिस की खोज के लिए अवसर दिया। भदई और बख्तावर जिला जेल की हवालात में सड़ते रहे। मनसा के बूढ़े बाप, भाई और ननद को हर तीसरे दिन थाने में हाजिर होने का हुक्म हो जाता। उनका आदमी मारा गया, घर की औरत छिन गई, सो तो हुआ, लेकिन हर तीसरे दिन थाने में दिन भर की हाजिरी में वो रोजी से भी गए। अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले पाने की प्रतिहिंसा के बदले वो अपनी जान बचा पाने के लिए व्याकुल होने लगे। दरोगा साहब प्राय कोठी पर आते जाते और उनकी खातिर होती। मामले के बारे में राजा साहब को चिंतित देख वे आश्वासन देते, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपका नमक गुलाम की नस नस में भीज रहा है, आपको फिक्र किस बात की है। 2 मास से अधिक समय खोज पड़ताल के लिए देना अदालत ने स्वीकार नहीं किया। आखिर मामला अदालत में पेश हुआ तो इस रूप में,
मरहूम नसिया की औरत मफरूर नसिया रियासत की नौकर जगन से फंसी थी। मनसा औरत पर कड़ी चौकसी रखता था। जिस रात राजा साहब के नौकर ने नसिया का नाच कराया, जगन अपने दोस्तों को ले रात के तीसरे पहर नसिया को जबरन लिया लाने के लिए गया। तफरैन में मारपीट हुई और नसिया जगन के साथ भाग गई। राजा साहब की प्रजापालकता के कारण अभियुक्तों के लिए सफाई के वकील खड़े किए गए। मनसा के बाप और भाई के पास वकील खड़ा करने के लिए रकम और हौसला ना था। वे किसी तरह रोज रोज के सम्मनों से जान बचाना चाहते थे। वे अदालत में हाँ हुजूर कहकर चुप हो गए। अभियुक्तों के पहचाने जाने का अवसर आया तो दूसरे लोगों में मिलाकर खड़े किए गए बख्तावर को फरियादी पहचान नहीं पाए। भदई के जग जाने सुडेल डील और पिंडली में लगे कुत्ते के दांत ने उस पर अपराध में भाग लेने की मोहर लगा दी। सिविल सर्जन साहब की रिपोर्ट थी कि मनसा की मृत्यु लाठियों की चोट से हुई थी। जज साहब की दृष्टि में आक्रमणकारी भयंकर अत्याचारी और आताताई प्रमाणित हुए, जो कत्ल करके दूसरे आदमी की औरत को भगाने के लिए गए थे। फरार हो गए अभियुक्त जगन के अपराध का दंड भी शायद उन्होंने गिरफ्तार हो जाने वाले अपराधियों को ही देना उचित समझा। जज साहब को असंतोष था कि पुलिस ने गवाही पहुंचाने और खोज में उतनी तत्परता से काम नहीं लिया जितना कि ऐसे संगीन मामले में उचित था। परंतु अपराध प्रमाणित हो जाने में संदेह न था। संदेह रह गया था तो केवल बख्तावर के व्यक्तित्व के विषय में। उसे फरियादी गवाह पहचान नहीं पाए। इस संदेह की छुरी ने बख्तावर के गले में पड़े न्याय की फांसी के फंदे को काट दिया। वो सर्वथा मुक्त हो गया। भदई के लिए केवल एक ही दंड था, फांसी। भदई जिला जेल की फांसी की कोठरी में बंद था। एक दिन मैनेजर साहब उसे दर्शन देने आए। भदई की प्राण रक्षा के लिए राजा साहब की चिंता का आश्वासन दिलाया और विश्वास दिलाया, 1000 लाख जो भी खर्च हो जाए, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़कर उसे छुड़ाने में कसर ना छोड़ी जाएगी। भदई जेल की रुखी सुखी कच्ची जली खाकर भी अपनी कसरत पूरी कर लेता और रात दिन राम नाम जपता और राम नाम के गीत गाता। उसके मन में पश्चाताप की कलक ना थी। उसने कौन पाप किया था जिसके लिए दुखी होता। पराई औरत को कभी बदनिगाह नहीं की। पराए सोने को सदा मिट्टी समझा। मालिक का नमक खाया तो उसे हलाल किया। दुनिया नहीं देखती तो ना देखे, राम जी तो सब देखते हैं। उसे चिंता थी तो केवल अपने बिना मां के बेटे की। वो क्या और कैसे खाता उड़ता होगा, परंतु विश्वास भी था राम जी सब देखते हैं। पत्थर में बंद जीव की भी जो चिंता करते हैं, वो क्या अपने सेवक के बेटे की सुध ना लेंगे। सेशन जज ने फैसला लिखने में कुछ ऐसा जहर भर दिया था कि हाईकोर्ट में भदई की ओर से की गई प्राण भिक्षा की अपील उसके अपराध की गुरुता के कारण ठुकरा दी गई। जेलर ने भदई को समाचार दिया, तुम्हारी अपील मंजूर नहीं हुई, जो राम जी की इच्छा। कहकर भदई ने उत्तर दिया। उससे पूछा गया, किसी से मिलना चाहते हो? उसने अपने पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की। स्तब्ध और त्रस्त बालक को सिंकचों में बंद पिता के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया गया। वो पिता के वात्सल्यमय हाथों के स्पर्श से दूर था, परंतु पिता की दृष्टि बालक के उगते कोमल अंगों को स्पर्श कर रही थी। कल्लू रो पड़ा। भदई की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। अपने को संभाल कर उसने कहा, लल्लू रोते नहीं, मर्द के बच्चे कहीं रोते हैं? जियो बेटा, राजा साहब का हाथ तुम्हारे सिर पर है, राम जी उन्हें चिरंजीव करें। बेटा, राजा साहब के चरणों में रहना, जिसका खाओ उसका हलाल करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। मालिक को जानो, नमक हलाल करो। जाओ बेटा, जाओ, सुखी रहो। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी नमक हलाल। कहानी आपको कैसी लगी? फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, विनोद को। नमस्कार।
सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।